हेलो गाइस। आप सभी के अपने चैनल एक्सप्लोसिव टीच पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने क्लास 12 के हिंदी के गद्य खंड का जो थर्ड चैप्टर है संपूर्ण क्रांति वो पढ़ रहे थे और उसका पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं और आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े थे। आगे है कि इसके आगे भाषण में ये बोलते हैं, हमसे मिलने आए पुलिस के एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैं दीक्षित जी के मुंह से सुना कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। मतलब बोलते हैं कि मैं एक बड़े पुलिस अधिकारी के मुख से यह सुना हूँ कि वो दीक्षित जी के बात सुन रहे थे कि दीक्षित जी से सुने हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो ये बिहार जल गया होता। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में आप ऐसा सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के लिए यह सारा क्यों? मतलब यह पूछते हैं कि जब आप जयप्रकाश नारायण के बारे में सोचते हैं कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, तो फिर आप इस आंदोलन को क्यों रोकना चाहते हैं? आप हमारे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? मतलब आप सोचते हैं कि जयप्रकाश नारायण अच्छे भी हैं, और जब अच्छा आदमी मतलब जयप्रकाश नारायण ही ये सभा का करा रहा है या आंदोलन करा रहा है, तो आप अब जयप्रकाश नारायण आपके लिए खराब हो गया? आप क्यों लोगों को रोक रहे हैं? जनता से क्यों आप घबरा रहे हैं? जनता के आप प्रतिनिधि हैं। आप किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं? जनता के तरफ से। आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक लें। ये उनसे बोलते हैं कि आप कितनी हिम्मत हो गई है कि आप लोगों को पटना आने से रोक लें। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप जो शासन यहाँ करने आए हैं वो किसकी तरफ से आप शासन करने आए हैं? आपकी इतनी हिम्मत कि लोगों को पटना आने से रोक दे उनकी ही राजधानी में। मतलब आपको इतना हिम्मत हो गया है कि आप लोगों को पटना आने से रोक लें उनके अपने राजधानी में। अ, ये आपकी राजधानी है, ये पुलिस वालों का देश है या जनता का देश है? वो उनसे बोलते हैं कि ये आपका देश है कि ये पुलिस वालों का देश है? यह देश जनता का देश है। डूब जाना चाहिए इन लोगों को। मतलब उन लोगों के बारे में बोलते हैं कि इन लोगों को डूब जाना चाहिए। ऐसी नीचता का व्यवहार, मतलब इतना गिरा हुआ व्यवहार। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। मतलब ये बहुत कठोर सब शब्द का प्रयोग ये नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी ऐसे शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत नीचता वाली काम किए हैं। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते हैं। ये बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के सही दुश्मन तो आप लोग हैं जो ये शांतिमय कार्यक्रम में जनता के आप लोग बाधा डाल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, उन पे लाठियां चलवा रहे हैं, उनके गोलियां चलवा रहे हैं। यह डेमोक्रेसी है। इसे बदलना चाहती है जनता। जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। मतलब ये बोलते हैं कि ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे जो शांतिपूर्ण आंदोलन पे आप गिरफ्तारी ये कराते हैं। इसे अब जनता बदलना चाहती है, जयप्रकाश नारायण बदलना चाहते हैं। ये छात्र, ये युवक, जो भी इस आंदोलन से जुड़े हैं वे सारे लोग आज बदलना चाहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो नेता हैं वो युवक रहेंगे। ठीक है, मतलब ये बोलते हैं इनके अनुसार इस आंदोलन के नेता कौन है? ये अपने अनुसार इस आंदोलन के नेता युवकों को मानते हैं। किनको मानते हैं? युवकों को मानते हैं। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, मित्र एक बात तो यह कहनी थी। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। मैं भी समझता हूँ। अब जरा अपने को बांध के बोलूँगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि डॉक्टर रहमान यहाँ बैठे होंगे, मतलब इनके जो डॉक्टर जो जहाँ ये इलाज करवा करवा रहे थे उनके डॉक्टर रहमान थे। वो बोलते हैं कि वो भी यहाँ बैठे होंगे और वो चिंता में होंगे कि इतना जोर से ये बोल रहे हैं तो इनके हृदय पर बुरा असर, ये हृदय रोगी थे तो इनके हृदय पर बुरा असर पड़ेगा। ये बात ये भी समझते हैं। तो अब कोशिश करेंगे कि ये धीमी आवाज़ में, नीची आवाज़ में बात करें। अभी हाल में वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। मतलब जब ये वेल्लोर में थे तो इनके परम मित्र जो स्नेही उमा शंकर जी थे, ये पट उमा शंकर जी दीक्षित जो पटना आए थे,
उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, उन्होंने इनके संबंध में कुछ अच्छी बात कही, साथ साथ कई प्रश्न उठाए, कुछ प्रश्न भी उन पर किए हैं। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। मतलब दीक्षित जी से जयप्रकाश नारायण का एक पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था, उसमें वह अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते थे, अंडरग्राउंड नेता थे। मतलब 32-33 में जो आंदोलन हुआ था, उसमें वो अंडरग्राउंड, मतलब बम्बई में अंडरग्राउंड नेता थे। कौन? दीक्षित जी। और सदानंद जी ने, जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, एक फ्री प्रेस था, उनके मालिक कौन थे? सदानंद जी। उनकी स्थापना की थी उन्होंने। उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। तो हमसे क्वेश्चन आएगा, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे सदानंद जी को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? सदानंद जी को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता है। मुझे मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूँगा। मतलब इन्हें भी एक बड़ा पदवी मिला है, पर ये अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करना चाहते हैं। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई। 32-33 के आंदोलन के समय अ, जो दीक्षित जी थे, उनसे इनकी मित्रता हुई। ठीक है। और अंडरग्राउंड जमाने में जो मित्रता होती है वह ठोस होती है। चाहे हम कहीं रहें, वह कहीं रहे, ठोस रहती है। और अंडरग्राउंड जमाने में जो मित्रता होती है वो ठोस होती है। मतलब ये लोग उस समय तो अंग्रेजों का सरकार था, और छिप छिप के ये लोग आंदोलन के लिए काम कर रहे थे। तो ये अंडरग्राउंड थे लोग, इन्हें डर था कि हम पकड़ा ना जाए, पकड़े ना जाए, हमारे हमको अंग्रेजी सरकार पकड़ ना ले। तो उसमें आप उन्हीं लोगों से अपना सीक्रेट शेयर करेंगे जिन पे आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा होगा। तो उस समय में जो इनके मित्र बनेंगे, वो बहुत अच्छे मित्र थे। भले इनमें दूरी आ जाए, लेकिन वो मित्रता ठोस रहती है। उनके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। उसके बाद आज तक ये एक दूसरे के मित्र हैं लोग। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं, कुछ ऐसे भी मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, मतलब इनका जो सोशलिस्ट पार्टी था उसमें कुछ थे और कुछ नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। ये लोग चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। मतलब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और ये आंदोलन कर रहे थे, तो लोग चाहते थे कि इनके और इंदिरा गांधी में मेल मिलाप हो जाए और आंदोलन यहीं पे सिमट जाए। तो ये आगे बोलता है कि मेरा किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी भी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई और हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। मतलब इनको किसी व्यक्ति से झगड़ा, खास व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। इनको उस सरकार की नीति से झगड़ा है, उस सरकार के सिद्धांत से झगड़ा है, और उसके कार्य पे इनको झगड़ा है। वो उसे बदलना चाहते हैं, उसका सिद्धांत बदलना चाहते हैं, इस सरकार की नीतियों को ये बदलना चाहते हैं। जो कार्य गलत होते होंगे, जो नीतियाँ गलत होंगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूँगा। जो कार्य गलत है, जो नीति गलत है, चाहे जो प्रिंसिपल, जो सिद्धांत जो भी गलत है, उनका ये विरोध खुल के करेंगे। अपनी अकल के मुताबिक, मैंने अपने अकल के मुताबिक वो उसका विरोध करेंगे। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस ज़माने में, लेकिन यह जुर्रत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। मतलब ये जब जवान थे तब की बात बता रहे थे। उस समय बापू इनके लीडर हुआ करते थे, तो बापू का कोई बात इनको पसंद नहीं आता था, तो उस समय ये बापू के मुंह पे ही बोल देते कि हमें यह बात पसंद नहीं, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। और बापू में इतनी महानता थी, इतनी महान थे कि बुरा नहीं मानते। और इस बात को बापू को भी बुरा नहीं लगता कि कोई बोल रहा है कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। उस पर सोचते कि क्या गलती है मेरी, फिर भी बुलाकर हमें प्रेस में समझाना चाहते थे। देखिए, प्रेस में बुलाकर समझाते थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने। मतलब महात्मा गांधी की भी ये आलोचना की है, भले इनके वो लीडर ही क्यों न थे। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, उस जमाने में एक घोर मार्क्सवादी थे। बाद में लोकतंत्र समाजवादी बना, बाद में लोकतांत्रिक और समाजवादी बने। किंतु बापू के मृत्यु के बाद, कई वर्ष के बाद, 1954 में मैं सर्वोदय में आ गया। 1954 में ये सर्वोदय आ गए। बिहार में एक जगह है सर्वोदय, यहाँ आ गए। जवाहरलाल जी थे, एक बड़े भाई थे। मतलब जवाहरलाल जी इनके लगभग एक बड़े भाई के तरह थे। मैं इनको बड़ा भाई कहता था, उनको भाई कहते थे।
उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, इनके ऊपर उनका बड़ा स्नेह था। पता नहीं क्यों मुझे वह बहुत मानते थे। मतलब जो जवाहरलाल नेहरू थे इनको बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर करता और प्रेम करता था। ये जवाहरलाल नेहरू से बहुत आदर करते थे और उनका प्रेम भी करते थे, लेकिन उनका कटु आलोचना भी करते थे। मतलब ये जवाहरलाल नेहरू जी से प्रेम भी करते थे और उनकी कटु आलोचना भी करते थे। उनमें बड़प्पन भी था, जवाहरलाल नेहरू में बड़प्पन भी था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचना का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था। उस समय पर वह बहुत नाराज हुए। मतलब जब पटना में फायरिंग हुआ था, ठीक है, तो उस समय ये कुछ सख्त बयान दिए थे। नेता है तो बयान देंगे ही, तो इन्होंने बयान दिया था। तो उस पे जवाहरलाल नेहरू जी से नाराज हुए थे उस बयान पे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, उन्होंने मैंने उनकी भी आलोचना की। लाल बहादुर शास्त्री जो कश्मीर के बारे में कुछ किए थे, ठीक है, तो उनकी भी इन्होंने आलोचना किया था। ठीक है, उनको तार भी दिया कि यह बहुत गलत काम आपने किया है। मतलब उनको तार भी भेजो, उस समय तार चलता था, उस समय फ़ोन नहीं था, उस समय तार चलता था। तो ये तार भी भेजवाए थे कि आपने गलत किया था। इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी। मतलब जो वो काम किए थे उससे कश्मीर के सवाल को हल करने में उनको बहुत दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। और लाल बहादुर शास्त्री जी 18 महीने बाद चल बसे, यह देश की दुर्भाग्य है। ठीक है, आगे बोलता है इंदिरा जी से। आगे बोलते हैं इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहर लाल जी के साथ भी जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस हैं। मतलब जवाहरलाल नेहरू से जो मतभेद था उससे ज़्यादा इनके साथ है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में राष्ट्र स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। मतलब जवाहरलाल नेहरू से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में जो जवाहरलाल नेहरू जी से मतभेद था वो पर दूसरे राष्ट्र के मतलब अपने राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के जो संबंध थे उसके प्रति उनसे मतभेद था। ये नहीं कि अपने देश के स्वराष्ट्र के अंदर जो गंभीर हालत बने उनके मतभेद था। जैसे तिब्बत के मामले में उनसे मतभेद था, चीन के मामले में, हंगरी के मामले में मतभेद था। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जवाहरलाल नेहरू से किस मामले में जयप्रकाश को मतभेद था। तो तिब्बत के मामले में, चीन के मामले में और हंगरी के मामले में। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूँ। मैं उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, मतलब गर्व नहीं करते हैं इस बात के कि जो हंगरी के मामले का कहा जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा। जो बात ये बोले थे वो बाद में चल के जवाहरलाल जी को मानना ही पड़ा। तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने, तिब्बत के बारे में वो बात इनकी बात उन्होंने नहीं मानी। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए, संभल नहीं सके। लेकिन चीन ने उनको जो धोखा दिया उससे इनके हृदय में चोट लगी और उसके 2 बरस बाद भी, ये 2 बरस बाद ही यह चलेगा, मतलब 2 बरस बाद ही इनका निधन हो गया। ये खुद को संभाल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। चीन ने जब भारत पे आक्रमण कर दिया, उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो इनको ऐसा घाव लगा, वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, उन्हें कोई आशा नहीं थी कि चीन भी ऐसा कर सकता है उनके साथ। इनकी थोड़ी भी गलती थी, थोड़ी इनकी भी गलती थी, ओहो सॉरी, इनकी भी कुछ गलतियां थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था उनसे, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। पूछता है कि जवाहरलाल नेहरू से जयप्रकाश नारायण को किस मामले में मतभेद था, तो परराष्ट्र नीतियों में मतभेद था, अंतर्देशीय मतभेद में नहीं। लेकिन इंदिरा इंदिरा गांधी से किस में था, तो इंदिरा जी से अंतर्देशीय प्रश्नों में मतभेद था। ठीक है, आगे बोलते हैं अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज़्यादा करप्शन राजनीति में है। एक बात ले लीजिए जिसके ज़्यादा राजनीति में बहुत ज़्यादा करप्शन है, वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा। सबसे पहले का तो इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे।
करोड़ों रुपया चुनाव में खर्च होंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग से लोगों से इकट्ठा करके ऑन अकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपए जिनके कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं। मतलब ये लोग गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे और समाजवाद का नारा लगाएंगे, और ये क्या करेंगे, जो भी पैसा आएगा उसे ब्लैक मार्केटिंग के रूप में इकट्ठा करके और उसे ऑन ऑन अकाउंटेंट मनी, मतलब उनका मनी में ही जुड़ेगा नहीं है, और दूसरे स्विस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक में ये अपना पैसा जमा कर देते हैं, करोड़ों रुपया, और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है इस पैसा का। ठीक है, आज से नहीं, बरसों से मैं पुकार रहा हूँ कि भाई इस चुनाव की पद्धति में आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। सुनता है कोई, मतलब ये चाहते हैं कि इन चुनाव पद्धति में कुछ परिवर्तन लाया जाए। मतलब क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार चुनाव पद्धति में क्या परिवर्तन लाना चाहिए, तो ये चाहते हैं कि चुनाव का खर्चा कम करना चाहिए गरीब उम्मीदवार को, जिससे गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, और गरीब पार्टी, मतलब गरीब से गरीब कितना भी गरीब पार्टी हो वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके। लेकिन इनकी बात कोई नहीं सुनता है। प्रेस रिपोर्टरों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूँ। प्रेस रिपोर्टर इनके बारे में बोलते हैं कि ये चाहते हैं कि ये दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करें। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है, और उस विचार का प्रचार पिछले वर्षों में मैं करता रहा हूँ। दल विहीन लोकतंत्र मतलब क्वेश्चन आएगा कि ये किस तरह के लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, तो ये दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, जिसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि उस विचार को ये पिछले कुछ वर्षों से प्रचार में, और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना हो सके। और ये चाहते हैं कि ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधि की स्थापना हो सके। इनका प्रयत्न भी करता रहा हूँ, और दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना करने के लिए ये प्रयत्न भी करते आ रहे हैं। परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया। परंतु जो वर्तमान में आंदोलन है, अभी जो आंदोलन चल रहा है, इसमें दल विहीन का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये प्रेस वाले क्या बोल रहे हैं इनको कि ये दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन ये इस आंदोलन के अनुसार ये ऐसा कुछ कतई नहीं करना चाहते हैं। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेष बुद्धिजीवियों में काफ़ी भ्रम फैलाया गया है, और इस बात को कि ये दल विहीन प्रतिनिधित्व की स्थापना करना चाहते हैं, ये बात, इस भ्रम को जनता में बहुत ज़्यादा फैलाया गया है बुद्धिजीवियों द्वारा। ठीक है, केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूँगा कि दल विहीन लोकतंत्र में तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में से है। मतलब ये कम्युनिस्ट भाइयों को ये समझाना चाहते हैं कि ये जो दल विहीन लोकतंत्र है वो मार्क्सवाद लेनिनवाद के मूल उद्देश्य है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेट सोसाइटी कायम होगी। मतलब मार्क्सवाद के अनुसार क्या होता है, जैसे जैसे साम्यवाद आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे राज्य स्टेट का मतलब स्टेट, जितने भी राज्य हैं, स्टेट है, उसका क्षय होता जाएगा, और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी। मतलब एक भारत, इसमें कोई राज्य नहीं। ये होता है मार्क्सवाद। ठीक है, इसमें अब राज्य नहीं होंगे, बस भारत बने, भारत एक देश रहेगा, एक सोसाइटी होगा, स्टेटलेस सोसाइटी। बात समझ आए ना। वह समाज अवश्य ही लोकतंत्र होगा, और वह समाज जो होगा अवश्य लोकतंत्र होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। मतलब ये बोलते हैं कि वही समाज जो होगा, जो स्टेटलेस समाज होगा, वही समाज में सच्चा लोकतंत्र प्रकट होगा। ये क्वेश्चन आएगा कि कौन सा समाज में सच्चा लोकतंत्र दिखता है, तो कौन सा समाज में दिखता है, स्टेटलेस समाज में, स्टेटलेस लोकतंत्र में। ठीक है, जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता है, तो वह शायद
दल युक्त होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनेगा तो वह कैसा होगा? दल युक्त होगा। आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। और मतलब कम्युनिस्ट बंधु जो हैं वो ये बात भूल गए हैं कि स्टेटलेस सोसाइटी में दल युक्त होता है। जहाँ तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी से न छात्रों की, न विपक्षी राजनीति दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि मैं इस दल विहीन लोकतंत्र पैदा करूं। मतलब ये बोलना चाहते हैं कि जो प्रेस द्वारा इनके बारे में गलत भावना पहुंचाया गया है कि ये दल विहीन लोकतंत्र पैदा करना चाहते हैं, ऐसा ना इनकी मानना है, ना यहाँ जो छात्र आए हैं उनकी मानना है, न विपक्षी राजनीतिक दलों का मानना है, और न ही सर्वोदय सेवकों का यह कल्पना है कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना हो। इस आंदोलन के तहत भले हम ये पीछे दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते हैं, पर इस आंदोलन के द्वारा ये दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना नहीं चाहते हैं। आगे बोल रहे हैं विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। ये आगे बोलते हैं कि जब विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर बाद फिर से चुनाव होंगे, और वो चुनाव जो कानूनी चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। ठीक है। विधानसभा के विघटन में संभावना तो यह है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। मतलब इन्हें संभावना है कि जब विधानसभा का विघटन होगा और फिर से चुनाव होगा तो ये चुनाव जो जैसे वर्तमान कानूनी नियम के अनुसार हो रहा है वैसे ही होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालात में विधानसभा का विघटन से क्या लाभ होगा। मतलब ये बोलते हैं कि जो प्रश्न उठ रहा है कि तब फिर विधानसभा का विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया। इसका उत्तर इन्होंने पिछले दिनों में बार बार बताया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है, पर उसे थोड़े ही लोगों ने समझा है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मतलब लोगों से ये जानना चाहता है कि आखिर जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति या विधानसभा चुनाव में कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि एक नए ढंग का है जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझने में नहीं आता है। इनका जो विकल्प है वो नए ढंग से है, घिसे पीटे राजनीतिक से अलग है, इसलिए वो लोगों को समझ नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष से में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ लेंगे, और उनके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। मतलब अगर ये बोल दें कि हम एक नई पार्टी के निर्माण करना चाहता हूँ तो इनके बाद सब लोग समझ लेंगे, और उसके बाद इनकी आलोचना शुरू हो जाएगी कि ये आदमी अपने सत्ता के लिए छात्रों और जनता का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूँ तो उसको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। लेकिन जब एक नया बात बोलते हैं तो उसको लोग समझने की कोशिश कम करते हैं। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया में न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। मतलब ये चाहते हैं, पूछेगा कि ये कैसी व्यवस्था लाना चाहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण आम जनता को आम मतदान का जो सिंपल अधिकार प्राप्त है कि वो सिर्फ आम मतदान करे चुनाव में, और इन आम मतदान के लिए वो स्वतंत्र भी नहीं होता। ऊपर के जो उम्मीदवार हैं और वो उम्मीदवार इन पे दबाव डालते हैं, इनके मतलब अपने अनुसार से चुनाव कराते हैं। जो उम्मीदवार ज़्यादा ताकतवर होगा वो अपने हिसाब से वोट अपने बैंक में डलवाएगा, अपने आप को वोट डलवाएगा, और उसके जीतने के बाद भी उन पे जनता का कोई अंकुश नहीं रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा।
मतलब ये चाहते हैं कि ये जो दोनों कमियां हैं ये दोनों कमियां दूर हों। अपना देश पिछड़ा हुआ है, अपना जो देश है पिछड़ा हुआ है, इसके बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। भले ही देश पिछड़ा है लेकिन हम लोगों ने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतंत्र समाज में जो प्रतिभावी शक्तियाँ यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियाँ होती हैं, जनमत को जो प्रबल प्रभाव परिस्थितियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं का रोल होता है, शिक्षा समुदाय और जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच का संचार का यहाँ नितांत अभाव है। मतलब ये बताना चाहते हैं कि हमारा देश एक पिछड़ा हुआ देश है, फिर भी यहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुआ है। लेकिन आप विकसित देश में लोकतंत्र देखेंगे तो वहाँ प्रभावी शक्तियाँ हैं, यानी मजबूत मजबूत पार्टियाँ हैं जो एक दूसरे को जनमत, दोनों को जनमत बल है प्राप्त है। वे कोई गलत करेगा तो दूसरा उस पर आवाज़ उठाएगा। वहाँ की जो प्रेस है स्वतंत्र है, साहसी है। लेकिन यहाँ के प्रेस को सरकार अपने कंट्रोल में रखा है, सरकार जो चाहेगा वो प्रेस से वो करवाएगा। आगे बोलते हैं पत्र पत्रिकाओं का रोल है। वहाँ जो भी पत्र पत्रिका में छपेगा सरकार के विपक्ष में भी सब छपेगा। अगर सरकार बुरा काम करेगा तो सरकार के विपक्ष में छपेगा, अगर सरकार अच्छा काम करेगा तो सरकार के पक्ष में छपेगा। लेकिन भारत में जो भी छपेगा वो सरकार अपने हिसाब से छपवाएगी। शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, मतलब शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं यही जनता और शासन के बीच की संरचना है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जनता और शासन के बीच की संरचना है और इसका यहाँ नितांत अभाव है। मतलब इसका यहाँ भारत में अभाव है और यही ये भारत में लाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा। ऐसी स्थिति जब हो जाएगी तो हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाएगा और पूरी अंतिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो एक दिन में नहीं हो सकता, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। मतलब इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए एक दिन में तो ये संभव नहीं है कि एक दिन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, यहाँ पे इतना सब विकास करवा दें। तो इसके विकास के लिए ज़रूरी है कि आम जनता जो है वो मतदान करे और मतदान के अनुसार अपना मंत्री विधायक, जो ऐसे मंत्री को चुने जो स्वच्छ हो, निरंकुश हो, मतलब जो अच्छा काम करे और जनता के प्रति काम करे और जनता किसी प्रकार का अंकुश पर उन्हें नहीं रहता। और मतलब कि ये नहीं कि वो बन गए तो अब जनता पे ही अपना शासन चलाने लगे कि तुम ये करो वो करो, वो जनता के हिसाब से अपना फैसला ले, वैसी नेता आप चुनिए। सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनका वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया जाति बल प्रयोग मिथ्याचरण आदि के कारण निष्प्रभाव हो जाता है। मतलब वे चाहते हैं कि जो नेता हैं उन लोगों में अंदर से डर रहे कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे, अगर हम विकास नहीं करेंगे तो अगली बार हमें वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये सब भी जो बात है ये सब रुपया जाति बल प्रयोग मिथ्या आदि के कारण निष्प्रभाव हो जाते हैं। ये सब बात दबा दिए जाते हैं। उन लोग, कुछ लोगों को पैसा देके, कुछ लोगों के जाति के नाम पे वोट लिया जाता है। जो जाति और पैसा पे नहीं रहते उनको ऊपर से प्रेशर, उन पे दबाव डाला जाता है, कुछ मिथ्या फैलाया जाता है और उसके कारण ये लोग सत्ता में आ जाते हैं और उसके बाद अपने मनमानी करने लगते हैं। चूंकि प्रदेश के छात्र युवकों और सर्वसाधारण जनता में जागृत हो गई है, क्योंकि अब जो प्रदेश के युवक हैं और जनता है वो जागृत हो गए हैं। वे आगे अ, वे आगे बढ़ रही हैं और कुछ नया चाहती हैं। मतलब ये जनता है ये आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। वर्तमान परिस्थिति को परिवर्तन, जो वर्तमान स्थिति है जो सरकार अपने हिसाब से जनता को कंट्रोल कर रही है, ये परिस्थिति को बदलने के लिए अब जनता तैयार हो गई है। अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज जो असंगठित जनता है उसमें एक शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि के आचरण पर यथासंभव अंकुश रखे। मतलब ये चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति आए कि लोग जो असंगठित जनता है वो संगठित हो जाए और ऐसे आदमी का चुनाव करे
जो चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण के यथासंग मतलब ऐसे नेता को चुने कि उनके जीतने के बाद ऐसा नहीं कि वो जो चाहे वो करे, वो जनता के अंकुश में रहे, जनता जो चाहे वो उनसे कराएगी। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिलकर आम राय के साथ उम्मीदवार खड़ा करें। एक तो यह हो सकता है कि जो हमारी छात्र संघ और जन संघर्ष समितियां हैं वो अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़ा किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें, या ये छात्र संघ ऐसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए, मतलब एक ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करे जो कि ऐसे विकास के काम करे, जनता के ऊपर नहीं, जनता के नीचे रह के उनके बारे में सोचे, ये जनता से डरे कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें हटा दिया जाएगा। यदि इन समितियों के बीच में आम राय नहीं होती तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे कि आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी। हम आगे ऐसे रास्ता बनाएंगे कि ये जो समिति है ये अपनी नया एक उम्मीदवार अपना उम्मीदवार खड़ा कर सके, या किसी उम्मीदवार को पार्ट दे, मान्यता दे। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, और इस तरह से जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट इस चुनाव में आ जाएगा। यानी जनता और छात्रों का संघर्ष समितियों उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। मतलब ये जो जनता है और छात्र संघ की समिति आज जो यहाँ पे मौजूद है, ये लोग उम्मीदवार के चयन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा, उनके भावी कार्यक्रम पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगे। मतलब ये जो संघर्ष समितियां हैं, जो भी चुनाव जीतेंगे उन पे ये निगरानी रखेगी कि वो अपने मनमानी तो नहीं कर रहे हैं, और अगर उस क्षेत्र के प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। और ये समितियां अगर कोई गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता पर अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा, और उच्छृंखल आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं रह पाएंगे। मतलब आज की जो सरकार है जैसे निरंकुश है, जो मन कर रहा है सरकार जनता पे जैसा अत्याचार चाहे वैसा अत्याचार कर रही है, अपने मनमानी कर रही है, वो उन लोगों में नहीं होगा। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई है या बन रही है, उसका काम केवल शासन के संघर्ष करना नहीं है, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय और अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। मतलब इस सिलसिला में जो भी संघर्ष समिति या छात्र समितियां की जो समितियां बनी है, उनका काम केवल शासन को देखना ही नहीं, शासन के लिए संघर्ष करना नहीं, उनका काम समाज के में हो रहे अन्याय और अनीतियों के विरुद्ध भी होगा। और इस प्रकार से इस समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेंगे, और इस तरह से ये जो समितियां बनेंगी उसके लिए बराबर काम रहेंगे कि वो समाज में जाएं, उनमें क्या कमी हो रही है, उनमें क्या संघर्ष है, वो संघर्ष को दूर करें, उनकी कमियां को पूरा करें। ये समितियां काम करेंगी। गांव में छोटे अफसरों और कर्मचारी की, चाहे वे पुलिस में हो या अन्य किसी प्रकार के जो घूसखोरी चलता है, उनके खिलाफ तो संघर्ष रहेगी ही। मतलब जो छोटे अफसर हुए, कर्मचारी हुए, पुलिस हुए, जो घूस ले रहे हैं उनके ऊपर ये समितियां काम करेगी। साथ ही जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की हैं, उनका भी विरोध समितियां करेंगी। जो बड़े बड़े किसान हैं जो बेनामी लोगों के संपत्ति ले लिए हैं, मतलब जो गरीब गरीब हैं उनका संपत्ति हड़प लिए हैं और बोल रहे हैं कि अब मेरा समिति है, वैसे लोगों के प्रति भी ये जो सरकार होंगी वो काम करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं। मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों पर भी काम करेगी। गांव में जो अन्याय हो रहा है उन पे भी ये समितियां काम करेगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों का जो निर्दयी संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी। और ये जो छात्रों की निर्दलीय समितियां हैं, ये हमेशा कार्यरत रहेंगी, केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति के लिए। ये समितियां सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कार्य सबके लिए ये समितियां उपलब्ध रहेंगी, कायम रहेंगी। केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांतिकारी के लिए भी ये समितियां क्या रहेंगी, रहेंगी, और अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करेंगी।
और ये जितने भी क्रांति हैं संपूर्ण क्रांति के लिए ये महत्वपूर्ण कार्य करेंगी। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। और सही मायने में आज भी देश को इन्हीं ऐसे ही समितियों की ज़रूरत है जो ऊपर बैठे शासकों पे भी नज़र रखें, उनको भी सुधारने का काम करें, और नीचे लेवल के जो भी हैं हमारे छोटे छोटे अधिकारियाँ जो घूसखोर बन गए हैं उन पे भी ये समितियाँ कार्य करें। और आज के डेट में ऐसी समितियाँ बनना बहुत आवश्यक हो गई हैं। ऐसी समितियाँ बननी चाहिए जो कि इन लोगों पर नज़र रखे, इन लोगों को गलत काम करने से रोके। तब हमारे समाज का विकास होगा और तब हमारा बिहार जो होगा वो टॉप 5 राज्यों में से एक आएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।